नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जीत एकेडमी में स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि आज हम बात करेंगे आरक्षण क्यों है। पिछले 6000 वर्षों से चली आ रही एक व्यवस्था ने समाज के एक बड़े ताकते के साथ भेदभाव किया, उनका शोषण किया। आज इसी के बाद में हम बात करेंगे आरक्षण की मांग किसने किया। ज्योतिबाई फूले, भीमराव अम्बेडकर, छत्रपति शिवासाहू जी महाराज। अंग्रेजों से चली आ रही है ये व्यवस्था आरक्षण की। आज हम बात करते हैं। हम बात करेंगे मंडल कमीशन। मंडल कमीशन की हम बात करेंगे। मंडल कमीशन एक पिछड़े वर्षों के लिए था और ये बात करेंगे मंडल कमीशन। तत्काल भारत के प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने मंडल आयोग का एक संसद में ऐलान किया 7 अगस्त 1990 में। एक ऐसा एक गुरुवाद और एक ऐसी आंदोलन शुरू हो गया देश में 1990 में। अगर हम बात करें तो उस समय की युवा पीढ़ी थी, उन्हें आरक्षण पर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था और उसमें छात्र ये भी कहते थे कि अगर आज हम कलम चलाना जानते हैं तो हम बंदूक भी चलाना जानते हैं, क्योंकि ये देश में फैलने लगी थी एक जैसे आग की तरह एक उग्रवाद हो गया था। मंडल कमीशन बीपी सिंह ने जब ये लागू किया था संसद में 7 अगस्त 1990 में, इसकी जब सिफारिश हुई थी तब भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस, ये कुल मिलाकर 22 कॉलेजों में एक उग्रवाद आग की तरह देश में फैलने लगा। मंडल कमीशन की सिफारिश पिछले वर्गों जैसे कि जनजाति और जैसे कि हम बात करें ओबीसी और एससी और एसटी 27% और 22.5 कुल मिलाकर 49% आरक्षण की बात की। अगर हम बात करें तो बेरोजगारी उस समय देश में बहुत चरम सीमा पर थी देश में, और उस समय तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जो बीपी सिंह थे, और वहां से जब शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश और बिहार के उस समय मुलायम सिंह यादव जी जो देश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और बिहार के नेता लालू यादव जी, मायावती और रामविलास पासवान, इन सब ने देश में इसका बहुत अच्छा सपोर्ट किया आरक्षण के, मतलब कि बीपी सिंह के साथ खड़े हुए। वहीं पर जनता पार्टी के सरकार जो थी 20 सितंबर 1979 में जो लागू करने वाला चर्चा शुरू हुआ था, छात्र आग की दहना की तरह चल रहा था और कुछ ऐसे छात्र थे कि उग्रवादियों के साथ ये रोडों पर खून की लथपथ दिखाई देता था। अगर 1 जनवरी 1990 में अरुण नेहरू, इंद्र कुमार गुजराल और राम कृष्ण खड़गे और अजीत सिंह, ये सब, और आडवाणी जी, ये सब इसके विरोधी थे, मतलब अपोजिट की बात करें, ये सब की दिल्ली की राजनीति अच्छे तरीके से जानते थे कि आरक्षण अगर गतिगत बढ़ जाएगा, इसका एक वोट बैंक का एक ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। ये बीपी सिंह ये पिछड़ों के नेता कहने जाने जाएंगे। इसकी वजह से ये सब ने विरोध भी करना शुरू कर दिए थे। लाल कृष्ण आडवाणी 31 मार्च 1990 बीपी सिंह भारत में बाबा साहब को रत्न भूषण, यानी जिसे हम बात करते हैं रत्न भूषण देने की मतलब ऐलान कर दिए थे। 31 मई 1990 में देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने और उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए थे। ओम प्रकाश चौटाला ये ज्यादा दिन तक ये थे नहीं। उसके बाद राजीव गांधी जी 1979 में
खौफ तोप जो था उस पर आरोप लग गया था और आरक्षण के नाम पर हालात बदतर होते गया देश में। जो पिछड़े वर्ग में आने वाले सरकारी नौकरी अपनी आरक्षण की भागीदारी निभाए, समाज दो टुकड़ों में बंटने लगा और यह समाज एक लहू लुहान की तरह होते गया। और ये जो हाथ पड़ने वाले थे, ये बीपी सिंह के नाम से नारा लगने लगा था कि बीपी सिंह मुर्दाबाद। एक कहा नहीं गया है कि एक जैसे देश पर सत्ताधारी अपनी ताकत की गरिमा को न कर पाए तो वो ऑटोमेटिक अपने देश में एक आरक्षकता की तरफ फैलने लगा और उसमें कई नए नेता थे उभर रहे थे, उसमें वो अपनी वोट बैलेंस की बातें करने लगे। और देखा जाए तो ये आरक्षण ओबीसी और एसटी के लिए मुख्य था और ये क्यों विरोध हो रहा था इसका हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं ये तत्काल ये सरकारी नौकरियों के लिए थी। ये 1989 में आम चुनाव की तरह देश एक रंग की तरफ भरता चला गया था और जब राजीव गांधी का दामन दाग था और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था देश में। पहली बार देश के प्रधानमंत्री किसी ने सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया था। अगर बात करें तो आजादी के बाद ऐसी सत्ता थी 5 साल के लिए पूरे होने पर 2/3 बहुमत और ये जो तोप था कमीशन खाने का आरोप लगाने वाला देश का रक्षा मंत्री थे, उनका 2/3 बहुमत की बात की थी। एक बिहार, उसमें बिहार और उत्तर भारत अलग नहीं हुआ था, उसमें एक था। उसमें बिहार में लगभग अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 85 सीट और बिहार में 54 सीट। कुल मिलाकर ये जो सीटें थी ये उत्तर प्रदेश के लिए और बिहार के लिए बहुत बड़ी भूमिका थी उस समय अगर हम बात करें तो। और उस समय जब मंडल आयोग का जो ये गठन हुआ और बीपी सिंह तत्काल ऐलान कर दिए, सरकार बनते हुए 20 दिसंबर 1989 में जनता दल के मंडल आयोग सिफारिश पूरी रूप से चर्चा होने लगे और बीजेपी जो नेता थे उन्हें तो हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं पसंद थी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि देश में ये आरक्षण और मंडल आयोग लागू हो जाए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर देश में अगर ये होगा तो आरक्षकता और लोग सड़कों पर निकल जाएंगे। इसका बहुत बड़ा फैक्ट था एक। और उस समय सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम आप सबके एक बात और कहना चाहेंगे कि आज हमारे लगभग 1-2 महीने पहले आरक्षण की बात चल रही थी। यही एससी, यही ओबीसी और एसटी ने एक भी आंदोलन करने का तो बहुत प्रयास किया, मगर ये जो सरकारें हैं अपनी सत्ता हुकूमत जिसे कहते हैं हम चलाते हैं। कहा गया नहीं है कि मतभेद की दुनिया में भाव की व्यतीत होती है, उसी तरह देश में सत्ता जो पा जाता है ये भारत में सबसे अपनी ताकत दिखाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें अगर जाति और धर्म की अगर बात करेंगे हम काफी दिन तक यहाँ टिके रहेंगे, क्योंकि वो विकास की बात करना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए जब ये मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो हमारे भारत के अगर बात किया जाए तो जिसे जनता दल पार्टी के नाम से आज भारतीय जनता दल पार्टी से जाना जाता है, उसमें जो नेता थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के उस समय इसका विरोध करने लगे थे। और ये राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने फैसला ये लिया था कि दूसरे पिछड़े वर्ग की सिफारिश करने के लिए एक समिति बनाए
और दूसरों और पिछड़ा आयोग के नाम से दिया, और आम भाषा में इसे मंडल आयोग कहा गया। और बीपी सिंह के कई लोग ऐसे थे कि जो बीपी सिंह के सामने मतभेद की बात करने थे, और जनता दल कभी ये चाहती नहीं थी कि हमें ये मंडल कमीशन लागू हो जाए, क्योंकि ये सोचते थे कि सरकार अगर चली जाएगी उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे मंडल कमीशन जो लागू करने जा रहे थे, हम किस मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये थी, इनका यही था कि हम जनता के बीच में कैसे जाएंगे। अरुण नेहरू, इंदिरा गुजराल और ये सब इसीलिए बहुत जड़ा, और अजीत सिंह भी बीपी सिंह के साथ नहीं थे। और जहां तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री बिजू पटनायक थे, जो बिजू पटनायक थे, ये तो कोर्ट तक ले गए इस मामले को। और उत्तर प्रदेश के, बिहार और जो ये नेता थे, इसका जम का स्वागत और अभिनंदन किया, क्योंकि बीपी सिंह को तब एक अलग नजर दिखाई देने लगी कि मुझे दोस्तों ये दिखाई देने लगी कि एक अलग उनको मौका मिल गया। देश में फिर से कहा गया नहीं है कि फिर से मतलब एक बार रिटर्न हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मगर ये नहीं हो पाया। उभरना तो बहुत प्रयास किए मगर उभर नहीं पाए। इसी के बीच में 31 मार्च 1990 में अम्बेडकर जी को जो भारत रत्न दिया था, घोषणा किया था, इसका एक और अलग फैक्ट दिखाई देने लगा हमें। दोस्तों 21 मई 1990 में देवीलाल वो प्रधानमंत्री तो बन गए, उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला जी जो थे वो मुख्यमंत्री भी बन गए, और मगर देवीलाल ने खुद अपनी सीट छोड़ दिए थे क्योंकि अपने बेटे के चक्कर में। और जो बूथ जो कैप्चरिंग का आरोप लगा था और चौटाला जी को हटाने का तुरंत मांग कर लिया गया था, उसमें बीपी सिंह ने मांग को पूर्ण रूप से मान भी लिए और हटा भी दिए थे। उसके बाद फिर 6 महीने के बाद ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और बनारसी दास गुप्ता थे वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं, क्या नाम है इनका, ओम प्रकाश चौटाला जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। देवीलाल के पुत्र जो थे, ये भी एक जनता दल के जो सरकार के भीतर से चल रही थी। एक दिन ऐसा आया कि अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद का एक बहुत बड़ा आरोप लग गया था, और ये आरोप था कि जो तोप था कि राजू गांधी पे लगा था, उसी के बीच में इनका भी नाम डाल दिया गया था। और आरिफ मोहम्मद खान जो थे, भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगा था, इनका आरोप लगने का, और राष्ट्रपति के पास एक चिट्ठी लिख कर दिए थे। हमारे हिसाब से 1977 या 78 में था, ये दिए थे, और दे दिए थे इसलिए कि इनका एक अलग फैक्ट दिखने लगे, क्योंकि ये सोचे थे कि इनके बीच में ये भी फंस जाए। और राष्ट्रपति जब महोदय जी को जो चिट्ठी लिखे, उसके साथ उनका खत शायद पड़ा हुआ था, बाद में पता लगाए तो वो पड़ा हुआ मिला, और उस समय भी उनके भी ऊपर से आरोप से बचने के लिए उन्हें निकाल दिया गया पार्टी से। और 26 नवंबर 1987, अभी याद आ गया, 1987 में ये खत लिखा गया था। और जब जांच हुआ तो उन्हें लगा कि बिजू पटनायक को ये फर्जी चिट्ठी मगर पल मिल गया। उसके बाद इन लोगों को निकाल दिया गया, बिजू पटनायक और इन लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया था, और कैबिनेट मिनिस्टर के वजह से एक मीटिंग बैठी और मीटिंग में इन्हें निकाल दिया गया। और एक पब्लिक जो जनता के अंदर जो आक्रोश था, वो आक्रोश ऐसे था कि एक आग की तरह हो गया था, और
सड़कें तो लथपथ हो गई थी। इसका सबसे बड़ा कारण था सरकारी नौकरी, क्योंकि ये जनता दल का जो घोषणा पत्र था उसको कैबिनेट से पास करा दिया गया था। और 7 अगस्त 1990 में, क्योंकि सियासी तिगड़म से जो बनी हुई थी जनता दल की सरकार, और हर कोई अपना एक सियासत मुद्दा उठाकर साधने लगे थे, और तत्कालीन वीपी सिंह प्रधानमंत्री ने अलग तरीके से मोड़ा इसे, और इसे वापस भी नहीं लिए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं ये लागू करूंगा तो देश में शुरू तो होगा ही आंदोलन, मगर एक नई उम्मीद और एक जाग जाएगी। और अगर हम बात करें तो हर कोई अपना एक फैसला लेने का उतारू था। ये देश के लिए एक सियासी फैसला बन गया था, और ये दिल्ली की राजनीति ये देवीलाल भी जानते थे और चंद्रशेखर भी जानते थे। उस समय चंद्रशेखर जी भी थे उभरते हुए नेता, और प्रधानमंत्री तक भी बने थे चंद्रशेखर 1991 में। 9 अगस्त 1990 में एक भारत छोड़ो जैसा एक आंदोलन शुरू कर दिए थे, और देवीलाल ने एक किसान रैली का आयोजन किया। और ये आयोजन ऐसा हुआ कि जो किसान थे इनके स्वर मानने से सबसे बड़े नेता मान लिया गया था। और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात और पंजाब, ये सब जो थे दिल्ली में सब इकट्ठा होने लगे थे, और वीपी सिंह सरकार के प्रति एक अपना असंतोषजनक जताने लगे। देवीलाल के अलावा उत्तर प्रदेश के ये जो तमाम नेता थे, किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत और अकाली दल से तुलसी पागल और एचडी देवेगौड़ा भी इसमें शामिल हो गए थे। ये इसमें शामिल होने के बाद इनको अलग अलग प्रकार से दृश्य दिखाई देने लगे। उसमें जो रिपोर्ट था, एक सामाजिक संघर्ष का एक दौर, और सियासी बटा, नेता भी बटे, और देश की सामाजिक विस्तार की जो मतभेद था वो भी बटा। और ये बटना जरूरी था दोस्तों, क्योंकि देश में आज हम आरक्षण की बात करते हैं। हम अगर आरक्षण की बात करते हैं, उसका हमें फैक्ट जानना चाहिए पहले, उसका क्या हमारा मुद्दा होता है, क्योंकि ये इसका सबसे बड़ा मुद्दा जो सरकारी संस्था है इसके लिए सबसे बड़ा उठा होता है। और अगर हमारे हिसाब से अगर ये बात किया जाए, ये जो आरक्षण की बात आती है, अगर आज जो उच्च जात के लोग की बात करते हैं, एक अलग प्रतिभा के साथ वो अपना अन्याय समझ लिए थे, और इसका जो समर्थन मिला, और राजनीतिक एक कहानी के एक चशनी की तरह उसे चाट दिया गया, क्योंकि ये दिल्ली की राजनीति बड़ी अद्भुत दिखाई देती है हमें, और हमें जानना चाहिए मंडल कमीशन के बारे में, क्योंकि उसमें वीपी सिंह के ऊपर और एक आक्रोश अलग दिखाई देने लगा था, और ऐसा प्रदर्शन हुआ, और जो सियासत था वो बहुत खामोश था। 13 अगस्त को जब मंडल कमीशन का सिफारिश हो गया लागू पूर्ण रूप से, छात्रों के अंदर ज्यादा आक्रोश था, क्योंकि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे पटना हो, चाहे वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय हो, यहां इस जगह पर ये जो छात्र शब्द आता है, छात्र, इन्हें पता था कि हमारा जो अधिकार होता है, अधिकार लेना भी जानते हैं और लड़ना भी जानते हैं, सब जानते हैं हम। और उज्जवल सिंह ने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया,
उसमें छात्र ये भी कहा करते थे कि न हमारे साथ एमपी है, न हमारे साथ विधायक, या न हमारे साथ कोई मंत्री है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। ये छात्र खुद अपने से और वीपी सिंह ये चाहते थे कि हम लाल किले से इसका हम ऐलान करें और इतिहास में मेरा नाम आए। और उसने वीपी सिंह गए और वहां से पिछड़े वर्गों के लिए ऐलान कर दिए, सरकारी नौकरियों के लिए पब्लिक सेक्टर में स्थान दे दिया। सत्ता के जो ढांचा और एक दलियारा जिसे मानते, इसका जो फैसला था वो बड़ी दिलचस्प फैसला था इनका। ये मुर्दा तो नारा तो लगता ही था। आज तक जो भी व्यक्ति देश में या देश के इतिहासकार की बात कर ले, चाहे देश के इंदिरा गांधी जैसे ताकतवर सत्ता, इंदिरा गांधी जी वो ऐसी नेता थी, उन्हें भी एक समय आया था कि एक चैलेंज देने वाला बिहार का रहने वाले जयप्रकाश नारायण जी के ऐसा आंदोलन किया, क्योंकि ये ऐसा आंदोलन किया कि आपातकाल लगने की स्थिति आ गई थी और आपातकाल लग गया था 1975 में। ये अचानक से आरक्षण की ये जब बात होती है, हमें ओबीसी जो ये है, ओबीसी और एससी और एसटी, इन्हें एक इनके अंदर उत्साहित भर जाता है कि अब हमारे लिए ये बहुत बड़ा, जैसे कहा नहीं गया कि हमें बहुत बड़ा जैसे कि योगदान, जैसे कि अमृत मिल गया। अमृत की बात करते हैं, इनको ये लगता है कि हमें अमृत मिल गया। अगर बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वास्तव में अगर ये जो ओबीसी और एससी और एसटी है, अगर ये अगर शिक्षा को ताकत और समझ ले, हमें ये आरक्षण की बात करना ही छोड़ देंगे हम। क्योंकि आरक्षण की हम बात करते हैं, ये लगभग 6000 वर्षों से चली आ रही है। हमें समझ में नहीं आता कि आरक्षण कब तक ऐसे चलता रहेगा देश में, और देश की ये राजनीतिक स्थिति सही नहीं दिखती है। हर ताकत, हर गलियारा झूम उठता है, वो चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बंगाल हो। बंगाल में भी ऐसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो वहां जगह देखा जाए वहां भी बहुत एयर किस दिखता है। जब वहां चुनाव आता है तो वहां जगह कहीं न कहीं किसी न किसी के ऊपर पथराव शुरू हो जाता है। अभी चुनाव तत्काल में जब हुआ था तो हमारे हिसाब से अमित शाह जी जो थे गृह मंत्री, शायद कोई था जो बीजेपी का अध्यक्ष ही था, जो भारतीय जनता पार्टी के, वो गए थे प्रचार करने। वहां पर उनके साथ पथराव शुरू हो गया था। ये गलत बात है, क्योंकि अगर हमारे देश में अगर चुनाव होता है, ये चुनाव के पीछे इतने खर्च आ जाते हैं कि देखा जाए कि सबसे मर्डर की बात करें या इसमें सबकी मर्डर जनता की होती है। ये सारी पार्टियां देश में जितनी हैं, ये पार्टियां सिर्फ अपने कभी जातिवाद की बात करते हैं, कभी बात करेंगे नौकरियों की बात करेंगे, कभी आरक्षण पर बात करेंगे। ये सारी बातें एक भेदभाव की तरफ हो जाती है। इसमें तो फंसता कौन है? इसमें तो जनता फंसती है और देश के छात्र और नौजवान फंसते हैं। देश के जो नौजवान और छात्र हैं, ये इसलिए फंसते हैं कि ये अपने घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए, निकलते हैं कि अपने घर पर स्थितियां देखकर बाहर निकलते हैं पढ़ने के लिए। किसी के घर पर पैसा है या किसी के घर नहीं है, ऐसे छात्र होते हैं जो ऑटो चलाते हैं, तमाम काम
पार्ट टाइम मतलब अपनी तरफ से जॉब करते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, मगर ये सरकारें कब सुनेंगी? ये तो सिर्फ आरक्षण और संविधान, और बात करें तो धर्म, धर्म एक अफीम की तरह है और उसे ऐसे फैलाया जाता है देश में। अगर हमें इतना ही अगर विश्वास होता तो आज चीन को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, ये सब सारे देश जितने हैं ये सब हमसे क्यों इतना आगे हैं? इसका रीजन क्या है? चीन ऐसा था कि वहां 1952 में अगर हम बात करें, जो देश की आजादी के बाद वह भूखमरी की स्थिति थी, पर भारत में भूखमरी की स्थिति नहीं आई थी, क्योंकि भारत एक महान पुरुषों का और एक सोने की चिड़िया कहने वाला देश है। जय हिंद भारत। भारत का एक जय हिंद का अलग ही नारा है। आप सभी को इसी पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आप सभी का नमस्कार। और ये वीडियो और ये जो जीट एकेडमी पर है, आप सब जाकर सारी वीडियो देखें और सर के साथ यहाँ ये हम आप सब के लिए एक नया सीख लाएंगे, और आप सब लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार रहेगा। नमस्कार दोस्तों।